नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हे गाइस, व्हाट्स अप? तो क्या हालचाल हैं आप सबके? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप अपने गांव या शहर के उस सुनसान रास्ते को दोबारा देखोगे तो एक बार जरूर सोचोगे कि कहीं वहां कोई तो नहीं छुपा है। ये कहानी है विकास की, एक युवा लड़के की जो सालों बाद अपने गांव लौटा था। उसे नहीं पता था कि उसके गांव में एक राक्षसी आ बसी है जो रात के अंधेरे में इंसानी मांस की भूख लिए घूमती है। तो दोस्तों, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आज की कहानी डरावनी भी है, खौफनाक भी है और सबसे बड़ी बात, इसका अंत आपको विश्वास दिलाएगा कि बुराई का अंत होना ही है। चलिए शुरू करते हैं। कड़ाके की ठंड थी, कानों तक टोपी खिंची हुई थी, पर हवा का तेवर ऐसा था कि हड्डियां तक कांप रही थीं। विकास कई सालों पहले गांव छोड़कर शहर चला गया था। नौकरी मिल गई थी, फिर काम धंधे में उलझकर वो कभी वापस नहीं लौट पाया। पर इस बार ठंड की छुट्टियों में उसने तय किया कि वो अपने गांव जरूर जाएगा। बस से उतरकर जब वो गांव की मिट्टी पर कदम रख रहा था तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गांव वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि उसके कानों में गूंज रहा था। शाम हो चुकी थी, पर कहीं कोई चिराग नहीं था। एक बार की बात है जब यहां बच्चे शाम तक खेलते थे। वो अपने कच्चे घर में दाखिल हुआ। दादी चूल्हे के पास बैठी ऊनी शॉल में लिपटी आग सेक रही थी। दादी, मैं आ गया। दादी ने सिर उठाया। रघु को देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। आजा बेटा, आजा, बहुत दिन बाद आया है। दोनों चुपचाप कुछ देर आग की गर्माहट लेते रहे। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड थी कि हाथ पैर सुन्न होने लगते थे। ठंडी हवा दीवारों की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। थोड़ी देर बाद विकास ने पूछा, दादी, गांव में ये क्या हो गया है? शाम होती ही कोई बाहर नहीं निकलता। सारे घरों के दरवाजे बंद क्यों रखे जाते हैं? दादी ने गहरी, डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम जब शहर चले गए थे, उसके बाद से इस गांव में सब कुछ बदल गया। अंधेरा उतरते ही कोई बाहर कदम भी नहीं रखता। क्यों, क्या हुआ है? दादी जवाब देती उससे पहले ही अचानक बाहर की तरफ से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ। विकास उछलकर खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी, ये कौन चिल्ला रहा है? इस समय कोई बाहर क्या कर रहा होगा? दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने आग से नजर हटाकर धीमे स्वर में कहा, वो चीख इंसान की नहीं होती बेटा। विकास की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कैसी बात कर रही हो दादी? चीख इंसान की ही थी। नहीं बेटा, गांव के बाहरी हिस्से में जो पुराना घर है, जहां पहले कभी कोई रहता था, वहां कुछ आ बसा है। दादी ने विकास का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ साफ थे। देख बेटा, मैं तुम्हें साफ बता रही हूं, रात में बाहर मत निकलना, वरना पछताओगे। विकास दादी की आंखों में देख रहा था। वो डर वहां सिर्फ पुराने किस्सों का नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो इंसान को भीतर तक हिला दे। दादी, इतना डर क्यों? वहां आखिर है क्या? दादी ने आग की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली।
एक शाम की बात है बेटा। तुम्हारे दादा, सरपंच और एक गांव वाला तीनों चौपाल पर बैठे थे। तभी पगडंडी की तरफ से किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। तुम्हारे दादा और बाकी दोनों हैरान थे, इस वक्त कौन बाहर हो सकता है। वो लगभग 18-19 साल की लग रही थी। कपड़े मैले, बाल बिखरे। कदम लड़खड़ाते हुए चौपाल पर पहुंचकर उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, मैं अपने मायके जा रही थी, रास्ता भटक गई हूं, क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है। बेटा, उस लड़की के आते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया था। तुम्हारे दादा, सरपंच और वो तीसरा गांव वाला बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी गांव के उस आदमी ने धीरे से कहा, सरपंच जी, ये लड़की कहां से आई है हमें नहीं पता। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गांव के बाहर जो पुराना घर है वहीं रुकने को कहिए। सरपंच कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है बिटिया, चलो मैं तुम्हें वो घर दिखा देता हूं, रात भर रुक जाना, सुबह हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। दादी की आवाज भारी हो गई। उस रात सरपंच अपने घर में सोने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों में बार बार वही लड़की का चेहरा घूम रहा था। सरपंच मन ही मन सोच रहे थे, इतनी ठंड है, उस बेचारी के पास न चादर है न आसरा, कैसे सोई होगी, क्या वो कांप रही होगी। उनका दिल बेचैन होने लगा। अंधेरा गहरा रहा था और बाहर दूर दूर तक सन्नाटा। कुछ देर वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, फिर अचानक उठकर बैठ गए। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने दीवार से टंगी मोटी पुरानी ऊनी कंबल उतारी, उसे अच्छी तरह मोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर वो कंबल हाथ में लिए उस सुनसान घर की ओर निकल पड़े। दादी के हाथ कांप रहे थे। विकास भी सिहर गया। सरपंच जैसे जैसे उस घर की दहलीज के पास पहुंचे, दरवाजा आधा खुला था, अंदर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। सरपंच ने पुकारा, बिटिया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने साहस जुटाया, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और भीतर झांका। दादी की आवाज कांप गई और अगले ही पल उनके पांव वहीं जम गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथों से पकड़ा कंबल धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। अंदर वो लड़की जमीन पर झुकी हुई थी। उसके सामने एक मरी हुई बकरी पड़ी थी, जिसका पेट और गर्दन फटी हुई थी, और वो लड़की उस पर झुकी हुई कच्चा मांस खा रही थी। उसके होठों, ठुड्डी और साड़ी पर ताजा खून टपक रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मुखिया की दिशा में देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। सरपंच का दिल धड़कते धड़कते रुक गया। उनकी सांसें अटक गईं, गला सूख कर पत्थर बन गया। लड़की ने खून भरे मुंह से थोड़ी मुस्कान दी और उसके दांतों के बीच कच्चे गोश्त का टुकड़ा अभी भी अटका हुआ था। सरपंच लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। वो हांफते, कांपते, टूटी हुई सांस लेकर अंधेरे रास्ते से गांव की तरफ भागे। दादी ने गहरी सांस ली। सुबह होते ही सरपंच का दिल अभी भी पिछली रात की घटना से कांप रहा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और गांव के संदेशवाहक को भेजा, सबको चौपाल पर बुलाओ। ठंडी सुबह की धुंध इतनी गहरी थी कि हर इंसान का चेहरा आधा ही दिख रहा था। सरपंच ने धीरे धीरे खड़े होकर लोगों की तरफ देखा। उनकी आवाज भारी थी और डर उनमें साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर कोई घबराएगा नहीं, पर सच्चाई जानना जरूरी है।
फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। चौपाल पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी की आंखों में भय का साया उतर आया। एक बूढ़े गांव वाले ने कांपते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? सरपंच ने कहा, हां, अब सब साफ है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है। उन्होंने नियम बना दिए। हर घर में गंगा जल छिड़को, दरवाजों पर नीम की टहनियां बांधो और सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर ना निकले। एक और आदमी घबरा कर बोला, लेकिन सरपंच जी, वो अगर गांव में घुस आई तो? सरपंच ने कहा, इस वक्त बस इतना कर सकते हैं कि अपने घरों को सुरक्षित रखें। अगर हम बाहर निकले तो शायद अगला शिकार हम होंगे। तब से बेटा धीरे धीरे गांव की सारी चहल पहल गायब हो गई। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं, पर वो चीज अभी भी यहीं कहीं भटक रही है। गांव के बाहर उसी पुराने घर में विकास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप उठे। ऐसा मत सोच बेटा, चलो खाना खा लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रात के करीब 1 या 2 बजे होंगे। विकास गहरी नींद में था। अचानक बाहर से एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ। विकास की आंखें फट गईं। वो उछलकर बैठ गया। दादी। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला। दादी, कहां हो? कोई जवाब नहीं। अचानक वही आवाज फिर आई, इस बार गांव के बाहर वाले पुराने घर की दिशा से, बचाओ बेटा, बचाओ। विकास का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा वहां उसकी दादी होगी, शायद वो कहीं चली गई हो। वो बिना सोचे समझे, बिना कोई लाठी डंडा लिए बस घर से बाहर निकल गया। वो अंधेरे रास्ते से तेजी से उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। हवा ठंडी थी, पर उसे ठंड का एहसास नहीं था। जैसे जैसे वो उस घर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी, सड़न की गंध। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वहां कोई दादी नहीं थी। वहां वही लड़की खड़ी थी, वही जिसके बारे में दादी ने बताया था। लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा था। त्वचा सड़ी हुई, आंखें पूरी काली, मुंह से खून टपक रहा था और उसके दांत लंबे नुकीले थे। बेटा बचाओ, वो बोली उसी आवाज में जैसे दादी बोलती थी। तुम दादी नहीं हो। वो राक्षसी जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार तू यहां आ ही गया। अब तू मेरा शिकार बनेगा। बहुत दिन हो गए तेरे जैसी जवान लड़की का मांस खाई हुई। विकास भागना चाहता था, पर उसके पैरों में जकड़न थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। उसका शरीर सुन्न होने लगा। बचाओ सरपंच जी, दादाजी बचाओ, वो चिल्लाया। उसकी चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। सरपंच हड़बड़ाकर उठ बैठे। विकास के दादा दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। सरपंच जी जल्दी आइए, उस राक्षसी ने विकास को पकड़ लिया है। सरपंच ने तुरंत गांव के 10-12 मजबूत लोगों को बुलाया। सबके हाथों में मशालें थीं, लपकती आग के साथ। बहुत हो गया, आज इसका अंत करेंगे। सब लोग उस पुराने घर की तरफ दौड़े। वहां विकास जमीन पर गिरा था और उसके ऊपर वो राक्षसी झपटने ही वाली थी। सरपंच ने गुस्से से चिल्लाया, रुक! राक्षसी गुर्राई, कोई नहीं बच सकता।
सरपंच ने अपनी पूरी ताकत से हनुमान चालीसा के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। गांव के और लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। पूरी रात की खामोशी में मंत्रों की गूंज फैल गई। राक्षसी दर्द से चिल्लाई, बस करो, दर्द होता है। तुझे बस इतना ही दर्द होता है? तूने कितने लोगों को मारा है, कितने घर तबाह किए हैं? सरपंच ने अपने हाथों में एक जलती हुई मशाल उठाई। ये आग तेरे जैसी बुराई को जलाने के लिए है। उन्होंने मशाल उस पुराने घर के अंदर फेंक दी। सूखी लकड़ियां जो घर में बिखरी पड़ी थीं, तुरंत जल उठी। राक्षसी दहाड़ी, नहीं नहीं। आग ने पूरे घर को घेर लिया। राक्षसी का शरीर छूते ही वो तड़पने लगी, पर इस बार उसकी तड़प सच्ची थी। उसके शरीर से काले धुएं की गुबार उठने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे मध्यम पड़ती गईं और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह राख में बदल गई। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। घर जलकर खाक हो चुका था। बचा था सिर्फ राख का ढेर और बीच में कुछ काले पत्थर, उस राक्षसी के अवशेष। विकास का उस घर के बाहर होश आया। उसके दादा और दादी उसके पास बैठे थे। उसकी दादी तो बिल्कुल सुरक्षित थी, वो पूरी रात घर पर ही थी। वो आवाज तो राक्षसी का जाल थी। बच गया बेटा, दादी ने कहा। बस अब कभी रात में अकेला मत निकलना, चाहे कितनी ही प्यारी आवाज आए। उस दिन के बाद गांव में फिर से बच्चे खेलने लगे। लोग शाम को अपने दरवाजे खोलने लगे। धीरे धीरे गांव वापस जिंदा हो गया। पर जब कभी अमावस की रात होती है तो पुराने घर के खंडरों में एक अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं ये उस राक्षसी का साया है जो अब भी उसी घर के आसपास भटकता है। पर शायद वो अब सिर्फ हवा का झोंका है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती है, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।